नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। आज हमारे साथ जुड़ेंगे यूपी के जिला प्रतापगढ़ के बीएसए यानी बेसिक शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार सिंह जी। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आप बहुत बहुत और धन्यवाद। जी, और अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि अशोक कुमार सिंह जी का काम जहां सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षा का ख्याल रखना है और इसमें कक्षा 1 से 8 तक आती है। अशोक जी, कोरोना महामारी से शिक्षा क्षेत्र बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। आखिर कैसा असर प्राथमिक शिक्षा पर इसका पड़ा है, ये बताएं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो हमारी बुनियादी शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा, इस पर कोरोना महामारी के कारण काफ़ी प्रभाव पड़ा है। ये कहा गया कक्षा 5 का बच्चा कक्षा 2 की किताब नहीं पढ़ पाता। तो इसी के अंतर्गत सरकार ने निर्णय लिया, डीजी साहब ने भी, कि बीच-बीच में इनका टेस्ट कराया गया, स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट। 2 बार हो चुका है कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों का। जी। असेसमेंट टेस्ट का जो रिजल्ट आया है, प्रथम टेस्ट में जो रिजल्ट आया उसमें सुधार के लिए फिर दूसरा टेस्ट कराया गया, तो उसमें जो कमियाँ इंगित हुई हैं, उस कमियों को पूरा करने के लिए समयबद्ध प्लान बनाया गया है, योजना बनाई गई है। उस योजना के अंतर्गत बच्चों का जो लर्निंग लेवल है, उसमें लर्निंग आउटकम 14 से 16 लर्निंग आउटकम निर्धारित किए गए हैं, इसको अचीव करना है। जैसे हमारा प्रेरणा लक्ष्य दिया गया है, प्रेरणा लक्ष्य में भाषा और गणित पर जोर दिया गया है। कक्षा 1 का बच्चा, उसमें अगर 5 शब्द की पहचान भाषा में हो जाए, तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। कक्षा 2 का बच्चा 20 शब्द प्रति मिनट की प्रवाह से किताबों को पढ़ ले। कक्षा 3 का बच्चा 30 शब्द की प्रति मिनट की प्रवाह से, और उसी प्रकार कक्षा 4 का बच्चा छोटे अनुच्छेद को पढ़ ले और उसके 75% प्रश्नों का हल कर दे। कक्षा 5 का बच्चा बड़े अनुच्छेद को पढ़े और उसके 75 प्रश्नों का हल करे, तो हम ये सोच लेंगे कि जो लर्निंग अचीवमेंट है, वो बच्चे में आ गया है। उसी प्रकार गणित के लिए भी है कि कितने, आपने कहा कि 2 बार अभी तक ऐसा टेस्ट हुआ है, तो कितने बच्चे इसे क्वालिफाई कर पाए हैं, उसका प्रतिशत क्या है? जी हाँ, उसका प्रतिशत हमारे पास है, डाटा भी है। अभी जो रिजल्ट आया है हमारे जनपद का प्रतापगढ़ में, टोटल 1,41,476 बच्चे जो है इसमें प्रतिभाग किए थे। इसमें जो रेटिंग है, रेटिंग ए प्लस ग्रेड, 90% से ऊपर अंक पाने वाले कुल 3.12% बच्चे जो है इसमें ए प्लस में आए। ए रेटिंग में 20% बच्चों ने, बी में 33% बच्चों ने, सी में 18% और डी में 9.3 और ई में 8.61। अर्थात बच्चे जो 90% से ऊपर थे वो 3.12% है, और 80 से 70 तो से क्या ऊपर। ये परिणाम ऐसे हैं जिनकी आप उम्मीद कर रहे थे कि किस तरह से आपने इन्हें आंका है? इसके डिफरेंट पैरामीटर्स थे, उन पैरामीटर्स पर इनका इवैल्यूएशन हुआ, और ये इवैल्यूएशन वहाँ के टीचर्स नहीं किया, बाकी थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन कराया गया है। एग्जाम भी जब हम लोगों ने कराया, तो पूरा जिला प्रशासन इसमें लग करके कराया। कहीं बच्चों को टीचर्स कॉपी तो नहीं करा रहे हैं, क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तो फर्स्ट 2 पीरियड जो दिया जाएगा वो रेमेडियल क्लास होगा। उन बच्चों के लिए होगा जो दक्षता में अन्य बच्चों की तुलना में कम है, उनको ट्रेंड किया जाएगा। अशोक इस जी, प्रकार मैं से। अब आपकी ई क्लासेस पर ही आऊं, इस पर बात करूं। जिस तरह से आप बीएसए प्रतापगढ़ हैं, प्रतापगढ़ में जो ज्यादा से ज्यादा इलाके हैं वो रूरल में आते हैं, यानी ग्रामीण क्षेत्रों से पढ़ने वाले बच्चे जी, ज्यादा हैं। जी। तो ऐसे में ई क्लासेस का बेनिफिट उन्हें कैसे मिल रहा है? क्योंकि रूरल क्षेत्रों में जरूरी नहीं हर किसी के पास एंड्रॉइड फोन हो, और इसका हमने एक उदाहरण भी देखा है। अभी एक हादसा, एक घटना भी घटी थी जहां एक छात्रा ने खुदकुशी इस वजह से कर ली क्योंकि उसके पिता उसे एंड्रॉइड फोन नहीं दिला पाए, जिस वजह से वो अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रही थी, ई लर्निंग नहीं कर पा रही थी, मतलब अपने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रही थी। तो बच्चों के ऊपर ये दबाव भी है क्योंकि इस एज में बच्चे बहुत ज्यादा डेडिकेटेड भी होते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी सिलेबस के लिए। तो उसे कैसे दूर किया जा रहा है? कैसे ये जो पढ़ाई है, ई शिक्षा जो है, ये सब तक पहुंचे, सभी बच्चों तक पहुंचे, ये कैसे आप
सुनिश्चित कर रहे हैं? निश्चित रूप से कठिनाइयाँ तो इसमें आ रही हैं, लेकिन फिर भी अब इस समय जुलाई का माह है, हम लोगों ने शिक्षकों के लिए विद्यालय में उनकी उपस्थिति को अनिवार्य किया है। बच्चे नहीं आ रहे हैं, लेकिन टीचर्स को कहा गया है कि वो गाँव में जाएँ, अगर जिस अभिभावक के पास मोबाइल है, उसमें दीक्षा ऐप को डाउनलोड करें और उन अभिभावक को मोटिवेट करें कि बच्चे को अपने बताएँ, इस समय के बीच में वो इसको ओपन करें और बच्चे पढ़ें। हाँ, अगर टीचर जैसे किसी विद्यालय में 5 हैं, तो अपने-अपने क्लास के बच्चों को दो वहाँ अगर वो गाँव के बच्चों को इकट्ठा करते हैं, एक मोबाइल दे देते हैं कि उस पर वहाँ पर आप करिए, यहाँ से हम लोग जो है आपको कंटेंट भेज रहे हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप है, खोल लीजिए व्हाट्सएप और इसको देखिए, बताया जाता है। हालाँकि काफ़ी इसमें दिक्कतें हैं, ग्रामीण परिवेश में एंड्रॉयड फ़ोन लोगों के पास नहीं है, इसके लिए भी हम लोग जो है दूसरा उपाय सोचें कि इस समय जो बच्चों को पाठ्य पुस्तकें दी जाती हैं, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, वो पाठ्य पुस्तकें हर जगह प्रदेश में प्राप्त हो गई हैं। उन पाठ्य पुस्तकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बच्चों को 5-5 के ग्रुप में बुलाया जा रहा है विद्यालय में और उनको पाठ्य पुस्तकें दी जा रही हैं। पाठ्य पुस्तकों को उनको स्वयं पढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है कि इसको पढ़िए और मोबाइल नंबर सबको दिया गया, अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती तो उसको बताइए। बहुत सारे अभिभावकों के यहाँ रेडियो रखा है, रेडियो पर भी प्रसारण हमारा होता है, उसको भी बताया जाता है कि 11 बजे से 12 बजे के बीच में आप फ़ोन करके इसको देखिए। विभिन्न कक्षाओं के लिए उस पर भी कार्यक्रम, दूरदर्शन पर भी कार्यक्रम आ रहे हैं, सब बताए जा रहे हैं और ये पुस्तकें वितरित हो गई हैं, लगभग वितरण कार्य प्रारंभ हो गया है, सब जगह दिया जा रहा है बच्चों को। फिर भी काफ़ी दिक्कतें हैं, क्लासरूम टीचिंग में इंटरेक्शन होता है टीचर हो इसी स्टूडेंट पर का, ही आना चाह रही थी तो कि जो क्लासरूम टीचिंग है उसकी पूर्ति शायद कुछ भी कोई भी एक पैटर्न नहीं कर पाता है जो आमने सामने बैठकर एक शिक्षक और एक छात्र का जो रिश्ता होता है, जो एक अंडरस्टैंडिंग का जो एक लेवल होता है, उसे शायद इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पूरा नहीं किया जा सकता। अशोक जी, अभी तक जो अलग अलग पैटर्न से, जैसे आपने बताया कि आप कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों का सिलेबस पूरा हो, उन तक जो पढ़ाई है वो पहुंचती रहे, शिक्षक कैसे उन्हें पढ़ा सकते हैं, अलग अलग मोड आप डिस्कवर करने की, उनकी खोज करने की कोशिश भी कर रहे हैं। क्या अभी तक इस तरह का इवैल्यूएशन, कोई कैलकुलेशन या कोई तरीका ये आंकने का, ये जांचने का इख्तियार किया गया है कि कितना प्रभावी है ये मोड या ये पैटर्न बच्चों को, जो अभी जो इस कोरोना महामारी के दौरान जिस तरह से पढ़ाया जा रहा है, कितना प्रभावशाली है ये? देखिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक एंथुसियाज़्म भी बच्चों के अंदर है, इसको लेकर के जो बच्चे ग्रामीण परिवेश के थे, पहले ऑनलाइन टीचिंग क्या होती है, मोबाइल से कैसे होता है, ये सब नहीं, लेकिन आजकल बहुत सारे बच्चे इसको सीखने के क्रम में इससे जुड़े हुए हैं। इसमें हम लोग कॉम्पिटिशन भी कराते हैं। ऑनलाइन जैसे निबंध प्रतियोगिता कराया, चित्रकला प्रतियोगिता कराते हैं, क्विज़ कराते हैं। इसमें बहुत सारे बच्चे प्रतिभाग करते हैं और इसी पर उनका रिज़ल्ट भी देते हैं और उनको ऑनलाइन सर्टिफ़िकेट भी जारी करते हैं। अच्छा कार्य करते हैं तो जो टीचर्स हैं, टीचर्स को भी हम लोग मोटिवेट करते हैं, उनको भी ऑनलाइन हम जो है सर्टिफ़िकेट देते हैं, अच्छा कार्य करने वाले टीचर्स को भी प्रोत्साहित करते हैं। तो इस दिशा में बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा कार्य किया है। हाँ, ये प्रतिशत बहुत कम है। काम अच्छा कर रहे हैं बच्चे, उनका रिज़ल्ट भी आ रहा है। अब अब किताबें दे रहे हैं, उसको पढ़ कर के बच्चों को उनका भी टेस्ट लिया जाएगा। ऑनलाइन कितने बच्चे इसमें प्रतिभाग करते हैं, अब उनको टाइम दिया जाता है कि इस टाइम के बीच में आप जो है ये मोबाइल अपना व्हाट्सएप ग्रुप खोलिए और जो प्रश्न दिया जाए, उसका जवाब दीजिए। अशोक तो जी, अब तरह है बेसिक शिक्षा का जो एक मोड चल रहा है उसमें किस तरह से सुधार हो, क्योंकि बच्चों की फाउंडेशन ये होती है, अगर बेसिक शिक्षा उनकी अच्छी होती है, उस दौरान अगर उनका सिलेबस अच्छे से कवर होता है, वो अच्छे से सीखते हैं, उनकी लर्निंग हैबिट अच्छी होती है, तभी उनकी फाउंडेशन मजबूत है, तो आगे वे बढ़ते हैं और अपना करियर डेवलप करते हैं। लेकिन अशोक जी, बीएसए के अंतर्गत सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि प्राथमिक क्लासेस में बच्चों को और भी काफी सारी सुविधाएं दी जाती हैं, जो हमारे
कंट्री के अंदर जिस तरह से हम जो न्यूट्रिशन लेवल बच्चों का देख लें उसे सुधारने के लिए बहुत सारी सहूलियतें सरकार दे रही है, और मिड डे मील सबसे ज्यादा जरूरी है जो कि सरकारी स्कूलों में छोटी कक्षा के बच्चों को दिया जाता है। तो ऐसे में उन्हें मिड डे मील या अन्य न्यूट्रिशन के लिए जो फल और दूध की व्यवस्था की जाती थी, तो अब लॉकडाउन और अनलॉकिंग के दौरान जब बच्चे नहीं पहुंच पा रहे हैं स्कूल, तो उसका कितना प्रभाव बच्चों की सेहत पर पड़ रहा है? जी, देखिए, बच्चों के चतुर्दिक विकास के लिए आवश्यक है कि जो उनका भौतिक परिवेश है, वो भी बहुत ही अच्छा होना चाहिए। विद्यालयों के भौतिक परिवेश को अच्छा बनाए जाने के लिए एक कायाकल्प योजना के तहत 14 पैरामीटर्स पर संसाधन विकसित किए जा रहे हैं विद्यालयों में। जैसे प्रत्येक विद्यालय में बालक और बालिका के लिए अलग-अलग शौचालय, अलग-अलग मूत्रालय और उनको हैंड वॉशिंग के लिए उनके एज ग्रुप के अनुसार हैंड वॉशिंग की व्यवस्था, टोटी लगाया जाना, वो हो रहा है। पानी के लिए रनिंग वाटर की व्यवस्था की जा रही है। कक्षों में आवश्यक बिजली की व्यवस्था, पंखे की व्यवस्था, कमरों में टाइल्स, शौचालय में टाइल्स और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, ये सब इसी में किया जा रहा है कि 30 सितंबर तक भौतिक परिवेश को हम लोग अच्छा कर लेंगे। वहाँ पर जब भौतिक परिवेश अच्छा होगा, तो शिक्षक का भी मन लगेगा और शिक्षार्थियों का भी मन लगेगा वहाँ पर बैठ कर के पढ़ने के लिए। सारे संसाधन, फर्नीचर और विद्यालय की जितनी भी सुविधाएँ वो 30 सितंबर तक पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है। उस दिशा में पंचायती राज के सहयोग से हम लोग जो है ये कार्य कर रहे हैं। इसके बाद रही बात उनके पोषण की, पोषण के लिए जो मध्याह्न भोजन प्राधिकरण द्वारा अभी जो 24 मार्च से 30 जून तक विद्यालय हमारे बंद रहे। ये कुल 76 दिन का टाइम है। इसमें बच्चों को जो हम लोग मिड डे मील देते थे, एक बच्चे को प्राइमरी का बच्चा जो हमारा है कक्षा 1 से 5 तक पढ़ता था, उसको 7 किलो 600 ग्राम 1 माह में, मतलब ये प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाता था। अब बच्चे को 76 दिन का राशन जो है 7 किलो 600 ग्राम और उच्च प्राथमिक विद्यालय में 6 से 8 तक का बच्चा जो होता है उसे 11 किलो 400 ग्राम 76 दिन का राशन है, उसके अभिभावक को बुला करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उनको दिया जा रहा है, ताकि बच्चे उस पोषक युक्त भोजन को ग्रहण करें। साथ ही साथ इसको बनाने में जो पैसा खर्च होता था, कन्वर्जन कास्ट होता है प्राथमिक विद्यालयों में ₹4.97 प्रति बालक और उच्च प्राथमिक विद्यालय जो कक्षा 6 से 8 तक होता है, उसमें ₹7.45 एक बच्चे के लिए निर्धारित होता है। इसके हिसाब से 76 दिन का प्राथमिक विद्यालय के प्रत्येक बच्चे के लिए ₹374 और उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रत्येक बच्चे को ₹561, ये अभिभावकों के खाते को हम लोगों ने ले लिया है, उसके खाते में सीधे ये ट्रांसफर किया जा रहा है, ताकि ये पैसा उन बच्चों को उनके खाने-पीने पर उनको फल उपलब्ध कराने के लिए दिया जाए। बच्चों को न्यूट्रिशियस फूड मिलता रहे, तभी उनका मानसिक विकास होगा। सरकार ने पूरी व्यवस्था कर रखी है, कोई बच्चा भूखा न रहे, उनको पोषण युक्त भोज्य पदार्थ मिलता रहे। समय की कमी है तो मैं और भी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें जोड़ना चाहूंगी और बहुत सारे सवाल आपसे पूछना भी चाहती हूँ। तो हमने बात की है जी, पढ़ाई की और उसके अलावा उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू की, लेकिन खेल का एक स्टूडेंट की, एक छात्र की जिंदगी में बहुत महत्व होता है जो उसे और ज्यादा प्रोत्साहित करता है अपनी पढ़ाई पर फोकस करने के लिए। जब बच्चे स्कूल में आते हैं तो उन्हें अलग अलग खेलों में इन्वॉल्व किया जाता रहा होगा, उन्हें योगा भी सिखाता जा रहा होगा ताकि उनका मेंटल जी, और जी। फिजिकल जो हेल्थ है वो और भी ज्यादा अच्छी रहे। तो अभी इस समय किस तरह से इन कमियों को पूरा किया जा रहा है? देखिए, जब विद्यालय खुला था, तो प्रत्येक विद्यालय में क्रीड़ा सामग्री क्रय करने के लिए शासन ने धनराशि उपलब्ध कराई थी और गत वर्ष 18-19 में, 19-20 में दोनों सत्र में धनराशि उपलब्ध कराई गई है बच्चों के एज ग्रुप के हिसाब से खेल सामग्री क्रय करने के लिए।
पूरी खेल सामग्री क्रय कर ली गई है। पाठ मतलब कि कुछ रोचक पुस्तकें खरीदने के लिए लाइब्रेरी में भी धनराशि दी गई थी। ये सब खरीद ली गई, लेकिन इस कोरोना महामारी के कारण विद्यालय बंद होने के कारण जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ विद्यालय में संपादित होती थी, उस पर ज़रूर प्रभाव पड़ा है। लेकिन साथ ही साथ हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि हमारे बहुत सारे शिक्षक योगा से प्रशिक्षित हैं, योग कला में काफ़ी निपुण हैं। उन शिक्षकों से भी अनुरोध किया गया है कि वो ऑनलाइन बच्चों को योगा कराएँ। इसके लिए समय निर्धारित किया गया है प्रातः काल कि क्लस्टर बना करके वहाँ बच्चे रहें। यहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बच्चों को योगा का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। अब इसमें 100% बच्चे तो नहीं जुड़ पाते हैं, लेकिन एक अच्छा मास बच्चों का इसमें जुड़ रहा है, जिससे उनको योगा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बाकी समय में अब चूँकि स्कूल नहीं चल रहा है, ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं, दिन भर गाँव में खेलते-कूदते हैं, इसलिए स्वस्थ रहते हैं। हाँ, जो कम्युनिटी का लाभ उनको मिलता था कि समुदाय में इकट्ठे विद्यालय में हो करके सभी साथ-साथ खेलते थे, वो उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल। फिर अशोक भी जी, मैं आगे आपसे सरकार ने ज़रूर काफ़ी ये प्रयास पूछना किया, चाहूँगी उसको कि हम लोगों ने सरकारी क्रियान्वित शिक्षकों करने की का प्रयास जॉइनिंग किया है। और उनकी ड्यूटी के आवर्स या फिर एक ही शिक्षक कई स्कूलों में मौजूदगी अपनी दर्ज कराए, इस तरह के घपले भी हमने काफ़ी देखे हैं। तो इस पूरे मैकेनिज़्म को ठीक करने के लिए भी क्या कुछ काम किया जा रहा है? जी हाँ, अभी एक अनामिका शुक्ला प्रकरण था हमारे प्रदेश में। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय स्थापित हैं, जिसमें अ, गरीब बालिकाओं को जो ड्रॉप आउट बच्चियाँ होती हैं, आउट ऑफ स्कूल बच्चियाँ होती हैं, उनका एडमिशन होता है। उनको पूरी छात्रावास की सुविधा है, वहाँ रह कर के पढ़ती, उनको पढ़ाने के लिए टीचर्स अपॉइंट होते थे। अब यहाँ पर एक प्रकरण आया है कि अनामिका शुक्ला थी, उनके अंक पत्र और उनके सर्टिफ़िकेट का इस्तेमाल करके बहुत सारे जगह पर उन्होंने नौकरी प्राप्त कर लिया था, लेकिन शासन ने एक व्यवस्था किया है कि मानव संपदा पोर्टल विकसित किया है। मानव संपदा पोर्टल पर प्रत्येक शिक्षक का पूरा बायोडाटा फीड किया जा रहा है कि कब नियुक्त हुए थे, उनका नाम, पता, एड्रेस, जन्मतिथि, पैन नंबर, आधार नंबर और शैक्षिक योग्यता और कहाँ पर कार्यरत हैं। जब ये डाटा फीड हो गया, फीड होने के बाद अब इसी से सैलरी भी निकलेगी। जब मिलान कराया गया, तो उसी में पकड़ में आया कि इस नाम से कई जगह शिक्षक कार्यरत हैं। यही पैन नंबर, यही आधार नंबर, उस पर पकड़े गए हैं। अब प्रत्येक टीचर्स का, चाहे जो भी हो, जो भी जब से नौकरी कर रहा है, उसका पूरा डाटा का वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। एक ही पैन नंबर पर अगर कहीं टीचर 2 जनपदों में नौकरी कर रहा है, हाँ। वो पकड़े जा रहे हैं। पैन नंबर त्रुटिपूर्ण पाया जा रहा है, पहले कुछ दिया था, बाद में कुछ दिया, तो उनका भी वेतन रोक करके उन पर भी प्राथमिकी दर्ज करा करके उसकी जाँच कराई जा रही है। जहाँ फेक सर्टिफिकेट मिल रहा है, तत्काल एफआईआर दर्ज कराया जा रहा है और रिकवरी की भी कार्रवाई की जा रही है। इससे पूरे प्रदेश में शिक्षकों में हड़कंप मचा हुआ है। फर्जी शिक्षक अब नहीं रह पाएँगे, इस प्रकार की व्यवस्था शासन ने कर दिया है। बिल्कुल। अशोक जी, फिलहाल बहुत-बहुत शुक्रिया और बहुत विस्तार से आपने इन सभी विषयों के बारे में जानकारी हमें दी है। बहुत-बहुत धन्यवाद जनसत्य न्यूज़ से बात करने के लिए। जी, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे बीएसए प्रतापगढ़ अशोक कुमार सिंह जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से इस महामारी के दौरान जब बच्चे स्कूलों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन जो सुविधाएं उन्हें पहले मिल रही थी, चाहे शिक्षा की हो, उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की, पोषण उन्हें प्राप्त कराने की हो या फिर खेलकूद की, स्पोर्ट्स की, वो सभी सुविधाएं उन्हें अभी भी देने की कोशिश की जा रही है। उसके लिए कई योजनाएं भी तैयार की गई हैं। इसी के साथ और भी ऐसे कुछ महत्वपूर्ण बातचीत आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।